गुरुवार को थोड़ी ही देर की हुई बारिश ने दरभंगा नगर निगम के कई वार्डों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों और गली मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। शुरुआती बारिश में ही दरभंगा नगर निगम की पोल खोल दी। दरभंगा शहर का काफी प्रमुख रोड उर्दू रोड मुख्य सड़क पूरी तरीके से पानी में डूब गया। काफी दूर तक जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों की गाड़ियां भी खराब होने लगी। वहीं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि अभी तो शुरुआती बारिश है, थोड़ी सी ही बारिश में शहर गली मोहल्ले का प्रमुख सड़क पानी में डूब गया है और जब बरसात शुरू होगी तो मानो दरभंगा शहर समुद्र बन जाएगा। बीटीए न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम गुरुवार को दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पहुंचे और अलग अलग मोहल्ले के लोगों से बात की। लोगों ने शिकायत करते हुए बताया है कि नगर निगम केवल बढ़ा चढ़ाकर टैक्स वसूली करने में लगी हुई है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। शहर पानी में डूब रहा है। वहीं निगम क्षेत्र के कई लोगों ने दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम नाला की सफाई और जल निकासी के मामले में पूरी तरीके से फेल है। लोगों ने बस यही प्रश्न किया कि आखिर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लोग कब तक बारिश के पानी में डूबते रहेंगे? क्या दरभंगा नगर निगम इसका समाधान निकालेगा भी या नहीं? भले ही नगर निगम अत्याधुनिक मशीनों को लाकर दरभंगा नगर निगम में रखा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। नाले की सफाई की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो रही है। 365 दिन यहाँ का मामला इसलिए है। कौन सा रोड जो है? उर्दू है, उर्दू। कितनी दिक्कत हो रही है? आपने अभी 365 हमारा यही रहना हो रहा है। 365 दिन यही मामला देख रहे हैं। आखिर कहाँ से दिक्कत है जो ये इस शकल यहाँ का सुधर नहीं रहा है? अब इसमें तो जो क्या बोलते राजनीतिक दरभंगा नगर निगम को क्या कहेंगे जो जल जमाव थोड़ी सी बारिश हुई है तो डूब गया सड़क? इसको सही करवाना चाहिए, दुरुस्त करवाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं इधर। बोल रहे 365 दिन का यही मामला है। आखिर कहीं न कहीं जल निकासी के मामले में नगर निगम को क्या कहेंगे आप? दरभंगा नगर निगम को क्या कहेंगे? चल रही है बिल्कुल समझिए कि गलत हो रहा है, चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इधर के रहने वाले हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शमशीर आजम नाम हुआ। यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सी जगह है, अगर शुरू में इसको ध्यान दिया जाता सही तरीके से तो आज ये नौबत नहीं आती जो रोड पे जो पानी नजर आ रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है? अभी आप लोग आए दिक्कत तो काफी दिक्कत हो रही है आने जाने में, और कई जगह हमने देखा है कई गलियों के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ कहीं न कहीं जहाँ रोड बनाया गया है वहाँ नाला नहीं है, जहाँ नाला है वहाँ रोड नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कमी कहाँ से हो रही है? लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो हम नगर निगम, यहाँ के नगर निगम की ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जब भी बरसात आती है तो पानी सड़कों पर लग जाता है, लोगों को दिक्कत होता है। इस बार तो बरसात का शुरुआत अभी हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई है, डूब गया सड़क। आगे तो बरसात होना, क्या कहेंगे? आगे क्या देखते हैं? आगे सैलाब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद। उर्दू रोड है, मैं इधर बहुत दिक्कत हो रही है। कौन रोड है ये? उर्दू रोड है। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे जो पानी लग गया है? दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हम लहरिया से जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे पानी लगा हुआ है, लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। क्या कहेंगे? नगर निगम कुछ नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे नगर निगम को? क्या कहेंगे? जल निकासी के सवाल पे क्या कहेंगे नगर निगम को? क्या कहेंगे? रोड है ये उर्दू मोहल्ला का रोड हुआ। क्या कहेंगे? थोड़ी सी बारिश हुई है, सड़क डूब गया है। तो लगता है जग से भी पानी फेंक देंगे तो रोड डूब जाएगा। आखिर क्या कारण है जिसके कारण जब भी बारिश होती है डूब जाता है? नाला का दिक्कत है। नाला अगर अच्छे से सीवेज इधर का बना रहेगा तो सड़क भी देख रहे काफी नीचा हो गया, तो क्या नगर निगम इस ओर ध्यान दे रही है कि नहीं? कहाँ, अगर ध्यान दिए रहते तो ऐसा रोड लग रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है, पिछले साल पूरा गाड़ी डूब जा रहा था, कितनों की गाड़ी खराब हो जाती है यहाँ पर आके। इधर हर साल का यही है, जब भी बारिश होगी तो ऐसे ही पानी लगता है। कितनी दिक्कत होती है ऐसे में? बहुत सारी दिक्कत होती है। ये वार्ड नंबर कितना कहलाता है? वार्ड का नहीं मालूम मुझे। ये जो जगह है जिस रोड पे अभी ये उर्दू हुआ, करमगंज उर्दू, इधर नीम चौक हो गया पीछे में। ये उर्दू का मेन रोड है? जी, उर्दू का मेन। तो क्या दिक्कत आखिर ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है? ये तो आप देख ही रहे हैं कैसे आन जान चल रहा है इधर सब। अभी बरसात अभी तो बचा हुआ, अभी तो शुरुआती बरसात है, थोड़ी सी बारिश नहीं हुआ अभी तो, मतलब स्टार्टिंग हुआ, अभी से ही ऐसा बुरा हाल है। ज्यादा अगर बारिश होगी तो क्या कहेंगे? कितनी दिक्कत होगी लोगों को जाने? पूरा डूब जाएगा इधर, तब तो निकलना ही मुश्किल है। हम लोग 2-3 दिन तक फंसे रह जाते हैं। क्या कहेंगे? जल जमाव जो है जिस तरह से इसको निकासी करने में नगर निगम कहीं न कहीं पीछे रह रही है, हर तरह से पीछे। कहीं हाँ,
पूरा फेलियर है, कुछ काम होता ही नहीं है। इतना गंदा पानी है, इसमें तो निकलने पे भी आदमी बीमार पड़ता है। बहुत गंदा है, इसमें निकलने का ही नहीं है, ये तो मजबूरी है आदमी। यहाँ पर जो लगा हुआ है, जो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। जैसे रोड का हुआ, नाला तो बन गया मगर रोड का ठीक नहीं है। एक आदमी सबका शक्कत में जा रहा है, समझे ना। दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी बारिश इतनी दिक्कत हो रहा है कि आदमी के मुँह शक्कत हो रहा है। नगर निगम को क्या कहेंगे, बरसात पूर्व क्या कुछ तैयारी किया? नगर निगम क्या कहेंगे, नगर निगम का नरक निगम तैयारी नहीं कर रहा, नरक निगम हो गया है। तो पूरा उछल जाता है, लेट्रिन बाथरूम करते हैं, जो डोल देता है उसका उछलता है, मगर कुछ होता नहीं है, सुविधा नहीं मिल पाता। नहीं, कचरा रोड पर फेंका जाता है। तो सफाई का व्यवस्था है, नाले की सफाई अगर होती तो क्या कोई दिक्कत नहीं होती। नाले की क्या कारण मानते हैं ये जल जमाव का? ये हमारे मेयर साहब का गलती है। जी अपना नाम बता दो। मेयर साहब का गणेश मंडल हुआ, स्थानीय निवासी है। कहाँ टावर, और ये जो सड़क है, कौन सा सड़क है? इधर से आप जा रहे ये हैं, उर्दू का बाजार है। आप लोग का गाड़ी भी खराब हो गया यहाँ पे। क्या पूरा गाड़ी खराब हो गया, आता है सिलेंसर में पानी घुस जाता है, चालू नहीं होता। दिक्कत यहाँ आदमी पीएमसी में भर्ती है, हम सब जा नहीं पाते हैं, यानी बहुत दिक्कत। परेशानी से झेल रहे हैं। नमाज पढ़ना, आना जाना, जब मस्जिद के बगल में आना जाना, पानी हिल के मुसीबत, पब्लिक को दिक्कत है, वाह जो आता जाता है उसको भी है। दरभंगा नगर निगम को क्या कहेंगे, क्या सफाई नालों की कर पा रही है या नहीं? नहीं भाई, सफाई नहीं हो रहा है नगर निगम का। तो क्या नगर निगम फेल चल रहा है सफाई के मामले में? कुछ हाँ, कोई फेल नहीं, एकदम है। मान लिया कि कटे कटे मुँह ठेठना होता जमींदार को 29 वाट के, तो 6 महीना में कहीं एक बार कहीं की, वो भी जरा सा काटो निकालिस बस हो गया। ज्यादा बारिश अगर होगा या थोड़ा तेज बारिश होगा तो क्या स्थिति होगा? अभी तो यहाँ पे भट्ठो ना पानी हो जाएगा। आखिर इसका समाधान कैसे है? ये जो दिक्कत है, नहाता है तो नाली में का पानी रोड पर आ जाता है, कहाँ नाली का सफाई होता है? कुछ नहीं होता है, नहीं सफाई होता है ना, बस और कुछ नहीं है। बस पानी लोग नहाता है तो वो पानी नाला में आता है तो रोड पर चला आता है। क्या कारण क्या मान रहे हैं जो ये स्थिति हो रहा है? पानी नहीं, निकासी नहीं है, निकासी नहीं है इधर, नाला ठीक नहीं है, रुक नहीं, पहले निकासी था, समझ गए। ये पानी जब बारिश होता था, इतना गहरा था रोड, भर जाग तो पानी निकल जाता था, लगता नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उमर फारूक। करेंगे क्या कहेंगे जो पानी थोड़ा सा पानी हुआ डूब गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, डूबता ही है हमेशा, जरा सा बारिश होता है पूरा डूब जाता है। अभी तक कम है, एक बार और होगा तो पूरा इतना तक आ जाएगा। अभी तो बारिश की शुरुआत भी ठीक से नहीं हो, थोड़ी सी बारिश हुई तो ये हाल है। ये आगे बारिश होगा तो क्या दिक्कत होगा ये बताइए? बहुत दिक्कत होगा, आदमी को नमाज पढ़ना, निकलना घर से, सब दिक्कत होता है। वार्ड नंबर कितना है ये? 29 है। मोहल्ला राम खा, यहीं के निवासी आप? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उमर फारूक। वो जो नाला बना हुआ है ना, उसकी सफाई नहीं होती है, कवर नाला है, जिसकी वजह से पानी सब देखना है नाला के ऊपर सब क्रॉस। क्या कहेंगे दरभंगा नगर निगम जो सफाई जो नाला का होता है सही रूप से नहीं करवा रहा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है सफाई। खाली नाला बना जा रहा है और कोई सफाई नहीं है, सारा कवर्ड है। देख लिया सामने में, देख लीजिए पानी पास कर रहा है। थोड़ी सी बारिश हुई है तो सड़क डूब गया, क्या कहेंगे अगर ज्यादा बारिश होगा तो क्या हाल होगा? फिर पूरा घर में पानी घुसेगा। कौन जगह है पानी ये? ये जगह है आपको कौन जगह है ये? डी बागा डॉन बॉस्को स्कूल 31 वार्ड। कितना पानी लगा होगा लगभग? और तो ये दिल्ली के ऊपर पानी है, उससे भी ज्यादा। कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में आने जाने में? कितना दिक्कत है, हमारा खुद जगह भीग गया पूरा उसमें। इधर के रहने वाले आप? बस इधर घर हुआ आपका? क्या हमारा नाम? घर यही की वार्ड में है, मिलत कॉलेज के बाद। अच्छा, वार्ड नंबर कौन है ये? 31 वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? आदिल आजाद। कौन जगह है ये बी पाकर है। अच्छा, ये जो गली है कौन सा गली है और कितनी दिक्कत हो रही है? मिलत कॉलेज है, इधर सामने देखिए। मिलत कॉलेज है और बी पाकर है मोहल्ला। तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा बारिश हुआ है तो डूब गया है, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुआ ठीक से। बारिश में तो सब दिन डूबिए जाता है, सरकार कहाँ कुछ करती है? नगर निगम अभी तो ऐसे तक कुछ कर वो नहीं करता है, सब दिन तो ऐसे ही बाढ़ रहता है। नगर निगम की तरफ से नाले की सफाई की जाती है?
के करेंगे तभी ना होगा। यानी ठीक से सफाई नहीं किया जाता है। नहीं, ढक्कन नहीं खोला है ना, अभी जब से नाला बना है तब से ढक्कन नहीं ना खोला है। क्या नाम हुआ आपका? यही तो घर है जी, आगे है मिल के तरफ। क्या नाम हुआ आपका? कौन जगह है ये बी पाकर है। अच्छा, ये जो गली है कौन सा गली है और कितनी दिक्कत हो रही है? मिलत कॉलेज है, इधर सामने देखिए। मिलत कॉलेज है और बी पाकर है मोहल्ला। तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा बारिश हुआ है तो डूब गया है, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुआ ठीक से। बारिश में तो सब दिन डूबिए जाता है, सरकार कहाँ कुछ करती है। नगर अभी तो ऐसे तक कुछ करवो नहीं करता है, सब दिन तो ऐसे ही बाढ़ रहता है। नगर निगम की तरफ से नाले की सफाई की जाती है। के करेंगे तभी ना होगा। यानी ठीक से सफाई नहीं किया जाता है। नहीं, ढक्कन नहीं खोला है ना, अभी जब से नाला बना है तब से ढक्कन नहीं ना खोला है। क्या नाम हुआ आपका? यही तो घर है जी, आगे है मिल के तरफ। क्या नाम हुआ आपका? कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे? बहुत परेशानी हुई, हल्की सी बारिश हुई है उसके बाद देखिए नजारा आप पूरा आगे तक। कितना पानी लगा होगा? नाला की सफाई ठीक से नहीं हुई है, इसीलिए पानी बहुत लगा हुआ, आगे तक पूरा पानी। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड 31 और 32 का बॉर्डर है दोनों। अच्छा, तो क्या कहेंगे, अभी तो बरसात हुआ नहीं, थोड़ी सी बारिश में ये सड़क डूब गया है, तो आगे क्या कहेंगे, पूरा शहर डूब सकता है? डूबेगा ही बाट पाटल सोया हुआ है, कोई ध्यान नहीं। नगर निगम को क्या कहेंगे? नगर निगम को क्या बोलेंगे? हमारा जो बाट पार्षद ही बेकार है तो क्या होगा? सफाई नहीं होता है, पानी लगी हुई इधर है। रहने वाले आप? हम 31 के पास है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा टीपू। यानी कितना दूर तक ये पानी लगा होगा? मिलत कॉलेज तक है। कौन जगह मोहल्ला कौन सा कहलाता है? मोहल्ला भी पाकर मिलत कॉलेज वाला गली डॉक्टर स्कूल के पास ना है ये? वार्ड नंबर 29 है। अच्छा, कौन सा मोहल्ला कहलाता है? मोहल्ला राम खान। थोड़ी सी बारिश हुई है, देख रहे इस मोहल्ले का सड़क बहुत डूब गया। बुरा हाल है। क्या कहेंगे, अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, बरसात शुरू होगा तो क्या स्थिति होगा? अभी तो कुछ पानी बहुत स्थिति बेकार होगी, रास्ता जाम हो जाता है, लोग ना पैदल चल सकते हैं ना बाइक से चल सकते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। सबसे पहले अंडरग्राउंड नाली बनाना चाहिए, नाला, बस इसका यही एक सॉल्यूशन है जो कभी बनेगा नहीं। नगर निगम का क्या कहेंगे, सफाई नाला का समय हो पा रहा है? नहीं, नाला का प्रॉब्लम नहीं है। बात यही है कि नाला है छोटा छोटा, ठीक है, अंडरग्राउंड जब बन जाएगा तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। कहीं ना कहीं रोड का क्या कहेंगे, जो जल जमाव लगा है, क्या कारण मानते हैं? तो रोड का जल जमाव का कारण यही है कि नाला सही नहीं है, जो भी पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, वो पास नहीं हो रहा है नाली के थ्रू, बस यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जो नाला है, बड़ा नालों की सफाई नहीं हो पाई है ऐसा समय, जिसके कारण थोड़ा सा एक नाला की वजह है, और इसको दुरुस्त करने के लिए नगर निगम को इस पे तवज्जो देना चाहिए। नाले की सफाई में नगर निगम ध्यान नहीं दे पा रही, ध्यान नहीं देता है, सफाई नहीं होती है, और नाला बनाना बेहद जरूरी हो गया है अभी के टाइम में, क्योंकि नाला बहुत जमाने से बना नहीं है। कौन सा मोहल्ला है ये मोहल्ला राम, वार्ड नंबर 29 है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयान हो गया। हो रहा है यहाँ बहुत पे? दिक्कत है, सुधार कहाँ हो रहा है? आखिर क्या दिक्कत है? थोड़ी सी बारिश थोड़ी सा बारिश हुआ, बाढ़ आ गया, समझिए बाढ़ आया हुआ है, ये है क्या? तो क्या नगर निगम का ध्यान इस तरफ नहीं है क्या? कहाँ ध्यान है? क्या ध्यान है? ध्यान रहता तो रोड बनवाता नहीं, अब तक में छोड़ देता क्या? आखिर क्या कारण है जो पानी सड़क पे थोड़ी सी ही बारिश में डूब गया है? तो नीचा से ना, नीचा है तब ना डूबो लगा। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला राम खान, वार्ड नंबर कितना है ये? 29। तो जब भी बारिश होती है हाँ, सड़क तो ये डूब डूबता है। क्या नाम हुआ आपका? सवाना पर भी। इधर ही रहती है आप? हाँ, पानी का दिक्कत है, थोड़ा पानी वानी लग जाता है पूरे में, बस रोड बन जाना चाहिए, रोड बनेगा तो। रोड काफी नीचा है, क्या कहेंगे, नगर निगम समय रहते क्या कुछ नहीं कर पा रही है? ज्यादा कुछ हाँ, पानी रोड के लिए करना पड़ेगा। रोड नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है जिसके कारण यहाँ पे पानी लगता है? नाली की वजह से और रोड की वजह से। कहाँ के रहने वाले आप? उर्दू बाजार। ये जो सड़क है कौन सा सड़क है? ये उर्दू बाजार से कितनी दिक्कत होती है ऐसे में लोगों को आने जाने में? होता है दिक्कत अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिराज। 10 अप्रैल को दरभंगा के न्यू पंडासर स्थित जनता दल कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आगामी 24 अप्रैल को भैरव स्थान थाना NH 27 मधुबनी दरभंगा बॉर्डर के नजदीक होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जदयू जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी, बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, नगर अध्यक्ष माधव झा, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल, सुनील भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन, जदयू नेता कार्यकारिणी सदस्य शिवनंदन सिंह, अवधेश लाल देव, मदन प्रसाद राय, गंगा प्रसाद सिंह, गजेंद्र प्रसाद सिंह, रविंद्र यादव, शंभुनाथ झा, कन्हैया शाह, अंजित चौधरी, जिला अध्यक्ष मीडिया सेल मुकेश कुमार सिंह, दीदार हुसैन चांद, रूमी खान, पप्पू महासेठ, संजीव झा सहित सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम मधुबनी में, जिला मधुबनी दरभंगा के नजदीक जो कार्यक्रम आहूत है 24 तारीख को, उसी के लिए जनता दल यू की तरफ से ये तैयारी बैठक है। हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। सभी जनता दल यू के साथी वहां उपस्थित रहेंगे, कार्यकर्ता, जन के लोग, सभी लोग रहेंगे। उसी की एक तैयारी बैठक हम लोगों ने यहाँ आहूत की है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि तैयारी बैठक में हमारे सभी कार्यकर्ता, बंधु, नेता सभी उत्साहपूर्ण ढंग से यहाँ पे आए हुए हैं। यही प्रमुख मुद्दा है और बाकी नीतीश कुमार जी के कार्यों को हम लोग को जन जन तक पहुँचाना है। 2025 फिर से नीतीश का जो स्लोगन हम लोगों ने दिया है, इसको धरातल पे जनता देखना चाहती है और हम लोग जनता के साथ लग करके 2025 को फिर सफल करना चाहते हैं। और आपका परिचय सर? चंदन कुमार सिंह, जनता दल यू के मुख्यालय प्रभारी, महासचिव और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए जदयू की तरफ तैयारी हम लोगों की चल रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बैठक रखे हैं। हमारे मिथिलांचल की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। हम लोग के कार्यकर्ता जितने साथी हैं सबके सब उत्साहित हैं और हम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबके सब लगे हैं। मेरा कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रभारी दल यूनाइटेड जिला दरभंगा परिवार आज से ही जो है जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24/4/2025 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जहाँ माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी कार्यक्रम में रहेंगे। उसमें जो जनता दल यू परिवार, एनडीए परिवार बहुत जोर शोर से जो है लक्ष्य है 1.5-2 लाख लोगों का जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का दरभंगा और मधुबनी जिला से अनुमान है और उस पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। आपका शुभ नाम? ईश्वर मंडल, जिला अध्यक्ष जनता दल यू दरभंगा। अब देखिए कार्य हो गया हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव बिहार प्रदेश का और मुख्यालय प्रभारी माननीय श्री चंदन सिंह जी आज जनता दल यूनाइटेड दरभंगा पार्टी कार्यालय में आए हैं। तमाम जनता दल यू के साथी से मिल रहे हैं और 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है भैरव स्थान में, जो दरभंगा और मधुबनी का बॉर्डर है, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, सुंदर हो, भव्य हो, उसको बनाने के लिए, सफल आयोजन के लिए ये बैठक लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में एनडीए की ओर से चलाई जाएगी। आज हमारे जनता दल यू की ओर से मुख्यालय प्रभारी आकर के इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए बैठक की है। आपका परिचय? अवधेश लाल देव मेरा नाम हुआ, जनता दल यू के प्रदेश विधानसभा प्रभारी, कुडनी विधानसभा के प्रभारी है हम जनता दल यू का। कुछ कार्यक्रम रखा गया 24 तारीख का जो कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्या कितने बजे कार्यक्रम जो है वो अभी सूची नहीं मिला है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो दिन के कितने बजे होगा। वो सूची जब मिलेगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और कहाँ से लोग जुटेंगे जी? और कहाँ से लोग आएंगे? बिहार से विभिन्न कोनाओं से लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे। खास करके हमारा जो मिथिलांचल का जो एरिया है वह लाखों की संख्या में उस दिन भैरव स्थान कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, वह लगातार मिथिला के लिए, दरभंगा
मधुबनी तमाम बिहार के लिए, देश के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आगे भी मिथिलांचल का विकास कैसे होगा उसको तेज गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो आ रहे हैं। दरभंगा की लहरिया स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास योजनाओं के आच्छादन के लिए विशेष विकास शिविर के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला शिविर का आयोजन जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सर्वसुलभ करना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य धरातल पर आयोजित किया जाना है। सरकार का क्या उद्देश्य है? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सभी विभाग की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 22 प्रकार की योजनाएं चिन्हित की गई हैं। सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। सभी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि मध्य अप्रैल माह तक सभी पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त करना है एवं उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी उन 22 योजनाओं से वंचित न रह जाए, सभी को लाभ दिलाना है। जिस योजना का लाभ तुरंत नहीं दे पा रहे हैं उन योजना को नोट कर रखना है और कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके उसका लाभ दिला दे। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, तो साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर को भी रखें। 22 प्रकार की योजनाएं, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादन राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय में दाखिला, आंगनवाड़ी, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वास भूमि, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नल जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण आदि योजनाएं शामिल है। कार्यक्रम के अवसर पर अन्य दूसरे लोगों ने भी अपना संबोधन में अपनी अपनी बातों को रखा। ग्रामीण विकास शिविर और महिला संवाद के कार्यक्रम को धरातल पर आयोजित किया जाना है। उसमें आप लोगों की भूमिका क्या है, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास शिविर की अगर मैं बात करूं तो कल्याण विभाग के माध्यम से ये संचालित होगा और उसमें सबों की भूमिका है। ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे टोले हैं, खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के टोले हैं, उन टोलों पे हम लोग विकास की जो योजनाएं हैं, 22 प्रकार की योजनाएं चिन्हित की गई हैं। आपने देखा होगा कि और हर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना हो, चाहे उनको हम लोग गैस का उज्ज्वला योजना की लाभ देने की बात हो, शौचालय का लाभ देने की बात हो, भूमि उपलब्ध कराने की बात हो। ये सारी वो योजनाएं हैं जिस पे आप लगातार काम करते हैं। लेकिन अगर समाज का वो वर्ग जो सबसे ज्यादा जरूरत जिसको उस लाभ की योजनाओं को है, वो वंचित रह जाए, तो आपका कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है और आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस कमी को पाटने का, पूर्ण करने का ये एक सुनहरा अवसर है और इसके लिए व्यवस्था की गई है कि मध्य अप्रैल से सब लोगों से आवेदन सृजन करना है। आवेदन लेकर के उनको उस सारी योजनाओं से आच्छादित कर देना है। ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी आदमी उन 22 योजनाओं में से कहीं भी वंचित न रहे, उसे उसका लाभ हर हाल में मिल जाए। और ये तो हुआ इंडिविजुअल लाभ, हर आदमी, हर परिवार उस 22 प्रकार के लाभ के लिए अगर योग्य है, मोस्टली योग्य हो, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो 22 योजना में लिस्टिंग करके आपको देखना है और जहां भी जरूरत उसको हर हाल में उसका लाभ पहुंचा देना है, वो कोई छूटे नहीं। और कुछ अगर ऐसा चीज है जिसमें आप तुरंत लाभ नहीं भी पहुंचा सकते हैं, उसको भी नोट डाउन करके रखना है और कोशिश करना है कि उसका भी जितनी जल्दी हो हम लोग उसका समाधान करें। इस कड़ी में 2-3 चीजें आएगी आपको कि कुछ ऐसी योजनाएं होगी जिसका आवेदन ऑनलाइन होता है, आरटीपीएस के माध्यम से होता है, डिफरेंट पोर्टल से होता है, तो आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी साथ में रखें। और जिस दिन अभियान चलाइएगा
कोशिश करिए कि उससे पहले ही सारा प्रचार प्रसार उस जगह विकास मित्र के माध्यम से, टोला सेवक के माध्यम से, और नोडल अधिकारी की भूमिका में आप लोगों को रहना है। मेन जो है प्रखंड स्तर पे समन्वय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई है, और सभी विभाग जो भी प्रखंड स्तर पे कार्य करते हैं, चाहे वो ICDS का हो, चाहे वो आपको BPM हो, चाहे जीविका के ही कर्मी हो, चाहे कृषि विभाग के कर्मी हो, जितने भी लोग हैं, श्रम संसाधन के हो, सबकी जिम्मेदारी है कि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कंट्रोल में, उनके समन्वय में, उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस योजना को मूर्त रूप दें और बेहतर तरीके से निष्पादन करें। कहीं से भी ये चीजें निकल के सामने आ गई कि हम गए और हमने आवेदन दिया और हमको उस दिन कैंप नहीं लगा और हमको सुना नहीं गया, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो पूरा प्रचार प्रसार, हर टोले का आदमी उस 22 योजनाओं को रट ले, उन्हें एकदम पता रहे कि इस 22 का लाभ अगर हमको मिलना है, हम इसके योग्य हैं, हमको आवेदन देना है और हमको वो लाभ मिलेगा। ये चीज आपके सभी अधिकारियों को, सभी सुपरवाइजर्स को, सभी विकास मित्र को, सभी टोला सेवक को एकदम याद रहना चाहिए कि हमको कौन सा 22 योजनाओं को आच्छादित करना है, लोगों को उसकी लाभ से जोड़ना है। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें समय भी लगेगा, जागरूकता की भी जरूरत होगी, और सबसे ज्यादा तत्परता के साथ इसको निष्पादित करने का है। रूपरेखा सब आप जान रहे हैं, आदेश निकल गया है, सब लोगों को इस काम को पूरी तन्मयता से करना है, और उसमें और भी चर्चा भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ ही पहुंचाना है, उसमें विकास योजनाओं की बातें होगी, किसी का उस क्षेत्र का कुछ होगा। इंडिविजुअल के अलावे क्या है कि सामूहिक जरूरतें होती है, कुछ सड़क की बात हो सकती है, बिजली की बात हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है, कुछ अन्य समस्याएं हो सकती है, विधि व्यवस्था से जुड़ी बातें हो सकती है, कहीं तो पुल पुलिया की आवश्यकता हो सकती है, किसी भी प्रकार की अन्य सार्वजनिक समस्या, शिक्षा की बात हो सकती है, विद्यालय दूर होने की बात हो सकती है, विद्यालय में गुणवत्ता की बात हो सकती है, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य की बात हो सकती है। सब समस्या को समेकित करते हुए उसके लिए भी प्रयास करना है कि उसका भी समाधान हो। प्रत्येक दिन हम लोग 2 VO पे अगर किसी प्रखंड में 100 अगर ग्राम संगठन है, तो प्रत्येक दिन निर्बाध रूप से, कोई भी छुट्टी का दिन इस पूरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, चाहे वो फर्स्ट डे हो या कोई भी ऐसा हॉलीडे हो, तो वो इस कार्यक्रम को वो बाधित नहीं करेगा। सर्वप्रथम ये जानना सबों के लिए जरूरी है। प्रत्येक दिन 2 ग्राम संगठन को एक प्रखंड स्तर पे कवर करना है, और जहां प्रखंड में VO की संख्या ज्यादा है, जैसे हमारे 6-7 प्रखंड बहुत बड़े हैं, बिरौल हो गया, बहेरी हो गया, सदर है, केवटी है, ये सारे प्रखंड में 4-4 ग्राम संगठनों को एक बार किया जाएगा कवर। तो इस प्रकार से, चूंकि डेट लिमिटेड है, 58 डेज में ही सारे कार्यक्रम का समापन होना है, तो इस प्रकार से विस्तृत रोस्टर का निर्माण किया जा चुका है, जिसको राज्य स्तर पे साझा भी कर दिया गया है और उस पर ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। इस कार्यक्रम, ये संपूर्ण कार्यक्रम है वो जो 3 स्तर पे इसका संचालन होगा। राज्य स्तर इसका अनुश्रवण करेगी। यहाँ DM सर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। वो 11 सदस्यीय कमेटी होगी जो पूरे कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी और बीच बीच में अपना फीडबैक भी देती रहेगी। अगर कहीं कार्यक्रम संचालन में कोई त्रुटि है या उसको और भी बेहतर ढंग से बनाया जाए, तो उससे संबंधित वो कमेटी अपना सुझाव देगी, और उस कमेटी के छत्र छाया में ही, उनके निर्देशन में ही, गाइडलाइन में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा, इस कार्यक्रम का क्या ड्यूरेशन होगा वो हम बता दें। 17 तारीख से ये कार्यक्रम 2 पाली में चलनी है। हर एक प्रखंड में 2 VO को पर डे 2 जगह ये कार्यक्रम होना है। इस प्रकार से कुल 50 जगह पूरे जिले में हर दिन जीविका के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 2 घंटे का होगा, जो 5 लेवल्स पे डिवाइडेड है। 2 घंटे का 9 बजे से 11 बजे तक एक कार्यक्रम होगा। चूंकि बहुत भीषण गर्मी का समय है, तो उसको देखते हुए कार्यक्रम को सुबह और शाम की पाली में रखा गया है। तो 5 शाम तक गूगल शीट को भर देना, जिसकी मॉनिटरिंग जो हो रही है वो राज्य स्तर से हो रही है। तो गूगल शीट भी, हर एक टोला का गूगल शीट भी भरना है कि आप शिविर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपका जो शिविर का जो फॉर्मेट है, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, वही गूगल शीट में भी रहेगा।
एक बार फॉर्मेट चिन्हित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलों में विकासकारी योजनाओं के आच्छादन संबंधी शिविर प्रतिवेदन, जिला का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, टोला का नाम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों की कुल संख्या लिखा जाएगा और आच्छादन हेतु योजनाएं 2200 योजनाओं का यहाँ पे नाम है, 2200 योजनाओं का नाम दिया गया है। और पहला कि विकास रजिस्टर 2.0 में ओ में दर्ज आच्छादन की संख्या, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादन राशन कार्ड, तो उन लोगों को जो विकास रजिस्टर में जो विकास वित्त द्वारा भरा गया है उसमें कितने लोगों को ऑलरेडी राशन कार्ड से वो लोग आच्छादित हैं, ये जो डेटा है वो डेटा विकास मित्र पहले से रखेंगे अपने पास, वो सिविल प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे जो इसको भर देंगे। उसी तरह है उज्ज्वला योजना से आच्छादन, तो एक्चुअली विकास रजिस्टर में भरा हुआ है कि कितने लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है और कितने लोगों को नहीं मिला है, वहां से डेटा मिल जाएगा, वो विकास मित्र को भर देंगे। दूसरा जो है कैंप की तैयारी के दौरान कैंप तिथि से पूर्व आवेदन की संख्या, तो कैंप की तिथि से पूर्व कितने आवेदन प्राप्त हुए, और पहला 5वां है निष्पादन, उसको फॉर्मेट को लाइए भैया कि सभी विकास मित्रों को विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि टोला वाइज उनके पास रजिस्टर है। हर एक विकास मित्रों ने टोला वाइज एक रजिस्टर बनाया है और उस रजिस्टर में 22 पेज उन्होंने छोड़ा है, हर एक योजना के लिए एक पेज, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके लिए 1 पेज या 2 पेज, उज्ज्वला योजना से अच्छा है उसका 1 या 2 पेज। और उसमें क्या कि विकास मित्र जब आवेदन लेता है तो वो रजिस्टर में लिखता है कि कितना आवेदन हमको प्राप्त हुआ, और उस आवेदन को वो संबंधित विभाग को, संबंधित कर्मी को वो रिसीव कराएंगे। वो जो रिसीव कराएगा उसमें डेट भी लिखेगा कि किस तारीख को संबंधित विभाग को प्राप्त कराया गया। तो इसलिए ये जो आपका फॉर्मेट है जो कि शिविर खत्म होने के बाद जो भेजना है कि कैंप की तैयारी के दौरान कैंप तिथि से पूर्व आवेदनों की संख्या, कैंप तिथि से पूर्व कितना आवेदन प्राप्त हुआ और उसका कितना निष्पादन किया गया। फिर है कि कैंप की तिथि में प्राप्त आवेदनों की संख्या, प्राप्त कितना हुआ, फिर निष्पादन कितना हुआ। उसके बाद फिर कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या, लास्ट में है कुल लंबित आवेदनों की संख्या। तो इसमें सभी विभागों का आ रहा है कि आपको कितना आवेदन प्राप्त हुआ, आपने कितना निष्पादन किया और कितना आपका लंबित है, और ये रिपोर्ट डेली जाएगा, ये रिपोर्ट कंपाइल होगा और ये रिपोर्ट इसका विश्लेषण जो है राज्य स्तर पर किया जाएगा। तो फिर जिस विभाग का इसमें निष्पादन कम होगा फिर उस विभाग को फिर पूछा जाएगा कि इसका निष्पादन कम क्यों हुआ है। तो इसलिए जो है तो ये जो शिविर का जो ये फॉर्मेट है उसको फॉर्मेट को बहुत सावधानी से आपको भरना होगा। इस फॉर्मेट को भरने के लिए पूर्व से तैयारी करनी पड़ेगी कि कैंप से पहले कितने आपने आवेदन प्राप्त किए, कितना का निष्पादन कर दिया, और कैंप के दिन कितना आवेदन आया, और कुल निष्पादन कितना हुआ और कितना लंबित कुल कितना है। और ये फॉर्मेट का बहुत माइन्यूटली एनालिसिस जो है सो राज्य स्तर पे होगा इसका, इसलिए इसको भरने में बहुत सावधानी बरतेंगे। उसके बाद एफ लाइए माइक्रो प्लान से भी वीडियोस आपके द्वारा दिया गया है। माइक्रो प्लान में नाम है, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, टोला का नाम, आयोजन स्थल कहाँ पे है उसमें लिखा हुआ है, आयोजन की तिथि कब है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों की संख्या कुल कितनी है, विकास मित्र का नाम एवं मोबाइल नंबर है, सहयोगी विकास मित्र भी एक रहेंगे साथ में, और टोला सेवक रहेंगे। टोला सेवक नहीं रहेंगे तो किसी अन्य कर्मी को, कई जगह टोला सेवक नहीं है तो किसी अन्य कर्मी को भी लगाया गया है। उसके बाद शिविर प्रभारी का नाम, पता में मोबाइल नंबर है। तो आपको एक फॉर्मेट में जो है ना, एक टोला के फॉर्मेट पे आपको सबका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको फोन से संपर्क कर लेना है और फिर काम करना है। दूसरा है सफलता की कहानी बात हेतु क्या जी। एक दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को प्रेस क्लब दरभंगा में वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने एक स्वर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हमेशा अपनों के साथ सभी के लिए ज्यादा जीते थे। 1 वर्ष पहले आकस्मिक निधन के बाद भी ऐसा लगता है कि वे हमारे बीच में ही हैं। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा, ठाकुर जी के कामों के कारण उन्हें भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पत्रकारों ने याद करते हुए कहा कि उनमें गुण था कि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा पत्रकार एवं समाज को साथ देते थे। मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार संजय कुमार राय ने कहा कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनके किए गए काम हमेशा याद रहेंगे। वे हर परिस्थिति में साथ देने वाले जिंदा दिल इंसान थे। अगले वक्त के रूप में पत्रकार इरफान अहमद पैदल ने कहा कि दिवंगत पत्रकार देवेंद्र ठाकुर समाज के सभी वर्गों के लिए सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलते रहे। पत्रकार भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि उनका दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता था
उनके जाने के बाद दरभंगा के पत्रकारों को उनकी कमी खल रही है। पत्रकार आफ्ताब हुसैन जिलानी ने अपनी याद साझा करते हुए कहा कि मैं पत्रकारिता के शुरुआती समय से उनके साथ रहा हूं। वे हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। पत्रकार राकेश कुमार नीरज ने कहा कि ठाकुर जी एक ऐसे अजीज दोस्त थे जो सुख के साथ साथ दुख में भी साथ देने के लिए ललायित रहते थे। जब कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुझे उनकी याद आती है, आंखें नम हो जाती है। पत्रकार राकेश कुमार झा के संचालन में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम पत्रकारों ने उनके तैलीय चित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर की। मौके पर पत्रकार प्रभास रंजन, पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, गुंजन कुमार, संजय कुमार राय, आफ्ताब हुसैन जिलानी, समाज सेवी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, पत्रकार नासिर हुसैन, अमर कुमार मिश्रा, इरफान अहमद पैदल, अविनाश कुमार मिश्रा, मोहम्मद फैजान, राजू सिंह, नवीन कुंवर, शशिनाथ सिंह, समाजसेवी रामबाबू यादव के साथ आदि पत्रकार उपस्थित थे। आज हमारे दिवंगत पत्रकार भाई जगेंद्र ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सादर नमन करता हूँ और खुशी की बात यह है कि इस बहाने हम सभी पत्रकार साथी एक जगह इकट्ठा भी हुए हैं और उनके पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आज का दिन है, हम लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक खुशी का भी दिन है कि इससे पहले हम साथी एक जगह इकट्ठा नहीं होते थे और इस बहाने सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी साथी हमारे यहाँ आए हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और यह एक परंपरा की शुरुआत है और हमारे आपके लिए भी उपयोगी है। हम नीरज भाई को बोले कि भाई आज जगेंद्र जी का हो रहा है, ये तो विधि का विधान है, कल मेरा भी होगा, परसों तुम्हारा भी होगा, सबका होना है और एक परंपरा बन गई है तो लोग 10-20 साल तक याद भी रखेंगे। उसके लिए सरकार ने जगह भी दे दिया और इस जगह को हम लोग अछूता नहीं करें। संजय जी अभी सही कहे हैं कि जो भी पत्रकार साथी इधर उधर घूम फिर रहे हैं, एक जगह मिल गया है, यहाँ सभी लोग आए, बैठे, विचारों का आदान प्रदान करें। बहुत जो नए नए पत्रकार हैं उनको सीखने का भी मौका मिलेगा जो किस तरह से पत्रकारिता करें। हालांकि पत्रकारिता, जितने भी पत्रकार हैं उनका सोच अलग है, पत्रकारिता करने का तरीका अलग है। अब उसमें जिसमें फिट बैठ जाएंगे उसमें ही सही। पत्रकार ठाकुर जी के बारे में तो हम लोग बहुत पुराने रहे हैं, एक साथ भी रहे हैं, कभी कभी बातचीत भी होती थी और हम लोगों के बीच बातें ऐसी होती थी कि हंसी आती थी। आज भी हंसी आ रही है। एक बात इतना जरूर था कि वह पत्रकारिता की दुनिया में कलेजा का बहुत मजबूत था। परिस्थिति कैसी भी हो, झेल तो जरूर लेते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई व्यक्ति उनको साथ दे या नहीं दे, ये गुण था कि किसी भी परिस्थिति से वो लड़ लेते थे। के दिनों में हमारे ऊपर एक एसपी ने प्राथमिकी दर्ज कराया, तो हम शांत थे, भाई प्राथमिकी हुआ है, अनुसंधान इसका काम है, अपना करेगा। हमारे बहुत सारे साथी, हम किसी को बताए नहीं कैसे हो गया ये, जैसे उनका आदत रहता था हमेशा बातचीत करने का, हमेशा लगते रहता है। अब तो प्रेस क्लब हो गई, उनका एक सपना था प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में पहला श्रद्धांजलि सभा कोई कार्यक्रम इन्हीं का हुआ था। पिछले साल जब इनका निधन हुआ था तो प्रेस क्लब में ही इनका प्रथम श्रद्धांजलि सभा हुआ था। उसके बाद ही प्रेस क्लब का खुलना शुरू हुआ। जनसंपर्क में भी ऐसे लगते रहता है कि ठाकुर भैया किधरों से आएंगे, मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। तो इनका जाना हम लोगों के बीच से काफी दुखद है। हमेशा ये दूसरों के लिए पत्रकारिता किया करते थे
उसके साथ ही अपने लिए भी किया करते थे। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ठाकुर भैया एक ऐसे शख्स थे जिनसे भुवन जी अभी बताए हैं, भुवन जी तो झांप तोप करके बताए हैं, कम से कम 20 परिवार जो है पत्रकार का रेगुलर रोज चलता था इनके साथ रहने से। कभी 10 होता था संख्या, उसमें से 5 हट जाता था, फिर 5 बढ़ जाता था। लगभग 20 परिवार रेगुलर इनके साथ 20 वो पत्रकार रहा करता। हम भी रहते थे उस समय, हम भी रहे इनके साथ, और जो भी लोग रहे वे सब कुछ पाए इनसे। आर्थिक से लेकर के सामाजिक सम्मान हो या प्रशासनिक सम्मान हो, सब कुछ इनके सौजन्य से हम लोगों को मिलता रहा। हाँ, बहुत सारे सीनियर भाई हैं जो देवेंद्र ठाकुर से हमारी मुलाकात आई थिंक 25 साल पहले हुई थी। बहुत सारी वाक़या है। देवेंद्र से हमारा बराबर मिलजुल होता था। कभी कभी हम उसको चोटी काट दिया करते थे, अच्छा से चोटी काटते थे, लेकिन ये कभी बुरा नहीं मानता था। कहता था भाई थोड़ा सा देख करके भाई। लेकिन आज से 2 साल पहले जब हमने बीमार पड़े तो देवेंद्र भाई और गुड्डू उस दोस्ती को निभाने के लिए लगातार मेरे घर पर आते थे, हमसे मिलते थे और मेरी मतलब अवसर इस्लाम को बढ़ाने का ये प्रयास करते थे। आज उनकी कमी हमारे बीच है, चल रही है, लेकिन ये बेचारा जहाँ भी हो बेहतर हो, फिर से इस दुनिया में ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को गिरा देता हूँ। पत्रकार को एकजुट करके रहे और सबके लिए, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, सबके लिए वो हर हमेशा खड़ा रखते थे। और दुख की ये बात है जो कुछ मेरे पत्रकार बंधु ऐसे भी हैं जिसका कि परिवार चलता था देवेंद्र ठाकुर के, मतलब उनके रहने से, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। आज वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग जितने पत्रकार हैं, देवेंद्र भैया के आत्मा के शांति के लिए हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले, और जो लोग नहीं हैं उनको भी भगवान सुमति दे। जो देवेंद्र ठाकुर जिसके लिए किया वो भी उनके लिए कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि जहाँ है वहीं से। ये कहना है कि यहाँ जो पत्रकारों की सबसे अच्छा शहदारी यही होगा, इधर घूम जाए प्रेस क्लब में कुछ न कुछ भी होगा। हम लोग पत्रकारों को किस तरीके से काम किया जाता है कि उस पर एक बहस किया जाए या उस पर एक प्रोग्राम रखा जाए जो हर करीब 10 दिन 15 दिन को होना चाहिए, तब जाकर पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और ठाकुर जी को भी ये बात हमेशा वो कहते थे, यही करता था। भले ही देवेंद्र ठाकुर सर नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा उनके साथ और वो हम लोगों के साथ रहते थे। हर दिन मुलाकात होती थी और इतने अच्छे व्यक्ति थे इतने, और हम लोगों का उनकी तरह से भी बातचीत हुआ करता था। कभी भी किसी कवरेज में जाते थे तो हमको कहते थे सरफराज कहीं किसी तरह का तुम लोगों को दिक्कत हो, कुछ हो, कहीं हो, तुरंत हमको बोलो, फोन करो, कुछ ऐसा हो, जैसा होगा सहयोग करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कहीं कहीं कवरेज में गए, कोई बात मामला फंस गया तो वहाँ ये जाते थे और वो बोलते थे तो फिर सारी बात ठीक हो जाती थी और हम लोग बहुत ही आसानी से कवरेज करते थे। जब तक वो रहे हम लोग कहीं भी जाते थे तो पूरा बल मिलता था कि ठाकुर सर है, जो कहीं भी किसी भी महफिल में हम लोग जाते थे तो साथ से पत्रकारिता करते थे। कहीं कोई दिक्कत होता था, कोई भी पत्रकार बिरादरी के लोग हों तो सबके साथ वो रहा करते थे और सबके दुख दर्द में जाया करते थे देवेंद्र ठाकुर सर। और आज नहीं है तो हम लोग को बहुत बड़ा कमी है, लेकिन आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पत्रकार लोग उनके लिए आज पुण्यतिथि का मना रहे हैं। पहला पुण्यतिथि है और हमेशा देवेंद्र ठाकुर सर हम लोगों के दिल में बसे रहेंगे। जो अच्छा काम किए हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। इसी शब्द के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज वज्रपात के चपेट में आने से अलग अलग गांव में 3 की मौत हो गई। वहीं एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 मामला बिडौल प्रखंड से है, जहां 2 अलग अलग गांव में बुजुर्ग सहित बालक की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। सुबह करीब 8 बजे लदोह पंचायत के कटैया गांव में 68 वर्षीय पुत्र जवाहर चौपाल है। बारिश के दौरान वह खेत थ्रेसरिंग हुई गेहूं लाने गए थे। इसी दौरान वज्रपात उसके शरीर पर ही गिर गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दूसरी घटना रोहाड़ महमूदा पंचायत के महमूदा गांव में हुई है। दिन के करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दौरान अजीत यादव के घर वज्रपात हो गया, जिसमें घर में बैठे उनके 10 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार चपेट में आ गए और उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं अलीनगर के नीलपुर गांव में मां बेटे चपेट में आ गए, जिसमें मां समीना खातून 56 वर्ष की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं अकबर का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर एसएचओ आदित्य शंकर एवं पुलिस अधिकारी कटैया गांव से लाश को कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी घटना स्थल पर कागजी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं अलीनगर में स्थायी मुखिया घर पर पहुंचकर पीड़ित को सरकारी लाभ पहुंचाने में जुट गए हैं। आज सवेर में किसान कल गेहूं तैयार किए थे, जवाहर चौपाल नाम था उनका। आज सवेर में वो गए वही गेहूं और भूसा को समेटने के लिए। उसी वक्त अचानक मौसम खराब हुआ और बिजली चमका और उसी में उनके ऊपर ठनका कहते हैं लोकल भाषा में, जो गिरा और उनकी मौत हो गई। प्रशासन पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था वहाँ पे? जी एकदम आधा घंटा के अंदर में मौसम खराब रहने के बावजूद भी थाना और सीओ साहब वहाँ पहुंचे और औपचारिकता जो है पूरी करके और राहत देने का सारा कार्य मैंने फाइनल। आपका नाम? दिलीप कुमार चौधरी। आज अलीनगर विधानसभा अंतर्गत अलीनगर प्रखंड के लीलपुर गांव में एक समीना खातून उम्र 56 साल, जिसकी वज्रपात गिरने से मौत हो गई, और उसी का बेटा मोहम्मद अकबर जिसका उम्र 26 साल, वो उसी में घायल हो गया, जिसका इलाज अभी डीएमसीएच में चल रहा है, खतरे से खाली। खबर दरभंगा से है, जहां बहादुरपुर प्रखंड के दकौली चौक के पास आज अचानक से एक माल वाहन 4 चक्का गाड़ी बिना चालक के सड़क पर दौड़ने लगी। जिसने भी देखा दंग रह गए। आगे आगे गाड़ी, पीछे चालक दौड़ रहा था। इस नजारे को देखने वाले भी आश्चर्यचकित रह गए थे। गाड़ी काफी दूर तक सड़क पर बिना चालक के दौड़ने के बाद एक पिकअप से टकरा गई और उसके बाद गाड़ी जाकर रुक गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि बिना चालक की गाड़ी दौड़ रही थी। हम बैठे हुए थे अंदर में, ठीक है। वो गाड़ी को देखे रोड पे आ रहा, जब तक दौड़ के आया तो गाड़ी के अंदर कोई था नहीं, ठीक है। तो ड्राइवर को पीछे से देखे दौड़ते हुए आ रहा था, तब तक गाड़ी जो घुसा दिया दूसरी गाड़ी। ऐसा लग रहा था? नहीं भैया, भूत। हाँ, क्या लग रहा था? कोई नहीं है? भूत लग रहा था, चला रहा है गाड़ी। गाड़ी में कोई नहीं था? कोई नहीं था। और गाड़ी भाग रहा था रोड से। कौन जगह का नाम क्या है ये? दोकुली हो गया। दोकुली। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। आपकी गाड़ी 9 अप्रैल को देर शाम में दरभंगा एयरपोर्ट पर उमराह से लौटने पर मोहम्मद असरारुल हक लाडले का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि वह 17 मार्च को दिल्ली से मक्का के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि मक्का मदीना में हिंदुस्तान और बिहार में अमन चैन, भाईचारा, खुशहाली के लिए उन्होंने दुआ की।